दोस्तों नमस्कार। जिस दांव पेच के सहारे अब तक विपक्ष को मात देने की कोशिशें होती थी, अगर सत्ता उसी दांव पेच का इस्तेमाल अपनों के ऊपर करना शुरू कर दे, तो आखिर इसे क्या माना जाए? यह दरअसल सत्ता के घटते हुए इकबाल की ही निशानी नहीं है, बल्कि सत्ता अपनी रवानगी के संकेत को साफ-साफ पढ़ रही है। रवानगी का संदेश भीतर से ही मिलता जा रहा है, और जब भीतर से रवानगी का संदेश मिल रहा है, उस वक्त जेएनजी अपने आंदोलनों के सहारे सड़क पर उतर रहा हो, जंतर मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक अपनी ताकत का एहसास करा रहा हो, इसी दरमियान सत्ता के भीतर जिस तरह का खेल चल रहा है, उस खेल को यदि डिकोड करना है, तो सत्ता की बेचैनी को डिकोड करना जरूरी हो जाता है। अब इस बेचैनी की शुरुआत कहां से करें? कैबिनेट विस्तार की खबरें और कैबिनेट में फेरबदल की खबरें आप लगातार सुन रहे हैं। इसी के बीच नितिन गडकरी के द्वारा यह कहा जाना, वो भी अपने इलाके नागपुर में जाकर कहा जाना कि अब पहले जैसी काम करने की क्षमता उनकी नहीं है, नए लोगों को आगे आने देने का वक्त आ चुका है। तो क्या नितिन गडकरी, जो उम्र में नरेंद्र मोदी से 7 साल कम बताए जाते हैं, वो नितिन गडकरी जब अपनी काम करने की क्षमता को खुद ही सवालिया निशान के साथ देख रहे हैं, तो सहमात के खेल में संदेश किसे दिया जा रहा है? लेकिन इस संदेश के बीच सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अपना सेल्फ डिफेंस कमजोर करके बैठा हुआ है? तरह तरह के दांव आजमाए जा रहे हैं। आप दिल्ली में आरक्षण विरोधी आंदोलन या सवर्ण आंदोलन भी देख रहे हैं। आरक्षण हटाने की बात करने वाले लोगों को भी देख रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जब ऐसे आंदोलन होंगे, तो आरक्षण समर्थक लोग भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आखिर ये नौबत किसके सहारे आ रही है? क्या आरक्षण विरोधियों को सत्ता के सहारे, किसी कथित संदेश के सहारे सड़क पर उतरने का संदेश दिया गया है? इस पूरे मामले को डिकोड करने के पहले एक वाकया आपको सुनाता हूं। क्रिकेट का वाकया है, लेकिन उसे समझे बिना इस पूरे मामले को समझना आसान नहीं है। साल था 1993 का, जनवरी का दूसरा हफ्ता। बीसीसीआई की चयन समिति नए कप्तान के ऊपर विचार करने बैठी थी, क्योंकि जनवरी 90 से जनवरी 93 के 3 सालों में जिसे कप्तानी सौंपी गई थी, उनकी कप्तानी न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और वर्ल्ड कप से लेकर साउथ अफ्रीका के दौरे तक बहुत प्रभावी नहीं, बल्कि एक अनइम्प्रेसिव, एक बेकार सी कप्तानी पूरे देश को लग रही थी। नए कप्तान को बनाने की प्रक्रिया करीब करीब तय हो चुकी थी। लेकिन याद रखिए, यह वक्त था जनवरी 1993 का, क्योंकि जनवरी महीने के चौथे पांचवें हफ्ते में ही इंग्लैंड की टीम के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होनी थी भारत के भीतर, और साउथ अफ्रीका से लौटकर टीम आई थी। लेकिन यह दौर जनवरी 93 का था, और उसके एक महीने पहले अयोध्या में जो बाबरी विध्वंस की घटना हो गई थी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक लोकतांत्रिक छवि, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष छवि, सबके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। और जब सवालिया निशान भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक छवि के ऊपर खड़ा हो रहा था, उस वक्त सत्ता को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत थी, अघोषित ब्रांड एम्बेसडर की, अपनी सेकुलर छवि और देश की सेकुलर छवि को बचाए रखने वाले ब्रांड एम्बेसडर की। लिहाजा सत्ता के काफी गहरे दबाव में उस वक्त के कप्तान अजहरुद्दीन की कुर्सी जाते जाते बची। बीसीसीआई अड़ा हुआ था कि कप्तानी देनी नहीं अजहरुद्दीन को। सत्ता चाहती थी कि यह वक्त अजहरुद्दीन से कप्तानी छीनने का नहीं है। बीच का रास्ता निकला, बीच का रास्ता जो ऐसा निकला जो भारत के इतिहास में न उसके पहले कभी देखा गया और न ही उसके बाद कभी देखा गया। पूरी टेस्ट सीरीज के लिए नहीं, पूरे इंग्लैंड के दौरे के लिए नहीं, बल्कि एक टेस्ट मैच, कोलकाता टेस्ट मैच के लिए अजहरुद्दीन को कप्तानी दी गई, जो उस वक्त के अखबारों में छपा कैप्टेंसी इन प्रोबेशन। कैप्टन को एक प्रोबेशनरी अफसर के तरह प्रोबेशन पर रखा गया। यह नौबत आई थी, लेकिन अजहरुद्दीन की कप्तानी बच गई, और कलकत्ता टेस्ट में अजहरुद्दीन के प्रदर्शन ने अगले 3.5 सालों के लिए उस कप्तानी को बचा लिया। बाबरी विध्वंस के बाद भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि और भारत के मुसलमानों को भरोसा देने के लिए अजहरुद्दीन के चेहरे को बतौर कप्तान बचाए रखने की जरूरत जितना बीसीसीआई नहीं समझ रहा था, उससे कहीं ज्यादा इस देश की सत्ता नरसिम्हा राव की सरकार समझ रही थी। अब आते हैं आज के हालात पर। आज के हालात में
जब नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि पिछले एक दशकों से ज्यादा समय से मीडिया ने गढ़ रखी है, 56 इंच के सीने वाली छवि, पूरे विश्व में डंका बजा देने वाली छवि, भारत का नाम रोशन करने वाली छवि, और जिस तरीके से इन तमाम तरह के ख्याली छवियों के बीच 5 किलो राशन वाली व्यवस्था के सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में जाते हुए और सत्ता के याराना पूंजीवाद को देश के ऊपर हावी होते हुए जब सबने देख लिया, उसी वक्त निर्णायक पंच देने का काम इस देश की जेनजी ने किया। पेपर लीक से जो सवालों का सिलसिला दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, अभिजीत दीपके से लेकर राहुल गांधी तक जिस ढंग से नौजवानों के साथ सीधा संवाद करते हुए नजर आए और जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश के जेनजी को आंदोलित करते हुए जा रहा है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि नौजवान, इस देश का जेनजी हो या जेन अल्फा हो, वो सड़क पर उतरने के लिए हर मुद्दे पर तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक इसी वक्त 75 पार के मुद्दे पर 76 बसंत देख चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शक मंडल में जाने की उम्मीद जो संघ और भाजपा का एक खेमा लगाए हुए बैठा है, उस खेमे को जो ताकत जेनजी के आंदोलन से मिल रही थी, जो आवाजें नागपुर से उठ रही थी, उन सब को दबाने के लिए सत्ता अपनी कोशिशों में लग गई है। लेकिन जेनजी की आवाजें दब नहीं रही है। आज पटना की हालत आप देखिए। पटना में बीपीएससी के रिजल्ट को रद्द करने और दूसरी मांगों को लेकर नौजवान सड़क पर उतर गए। मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी वो बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां तक पटना के सड़कों पर नौजवानों से निपटने के लिए उतारने की खबरें आने लगी। तो नौजवानों की ये भीड़, चाहे पटना हो या जोधपुर, जबलपुर हो या नागपुर, पुणे हो या देहरादून, प्रयागराज हो या दिल्ली, देश के हर कोने में जब दिखाई देने लगा तो बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व का दरकना स्वाभाविक था। अब इसी दरमियान सत्ता और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत कैसे न करे, या उसको ढाल बनाने की कोशिशें कैसे न करे। स्वाभाविक है कि वो ढाल बनाने की कोशिशें करती, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया कि विपक्ष के बयानों को लेकर के उसे ढाल बनाने की कोशिशें करते हैं बेतुके तर्कों के साथ। महादेव ऐप का विवाद छत्तीसगढ़ के चुनाव में सामने आया तो हर हर महादेव करते हुए दिखे। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल का जिक्र आया तो वो जय बजरंग बली करते दिखे, उसका नारा लगाते हुए दिखे। लोकसभा चुनाव 2019 में दरभंगा में एक कैंडिडेट ने, राष्ट्रीय जनता दल के एक कैंडिडेट ने वंदे मातरम के ऊपर एक वाजिब तरीके से भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया, वंदे मातरम पर नहीं उठाया। वहां जाकर प्रधानमंत्री वंदे मातरम करते दिखे और इस ढंग से वंदे मातरम करते दिखे कि पूरा मंच खड़ा हो गया। लेकिन उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और उस तरह की हरकतों में साथ देने के लिए साफ साफ संदेश दिया कि वो तैयार नहीं है। खैर, प्रधानमंत्री मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो कभी चुनावी सभा में खुद को कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं, मैंने गरीबी को अनुभव किया है, गरीब परिवार से आता हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, यहां तक वो कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि समाज में कोई ऊंची या नीची जाति होती नहीं है, लेकिन यहां तक वो कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या वही कार्ड जो विपक्ष के साथ खेलने के लिए चुनाव के मैदान से किया जाता है, वही कार्ड अब अपनी सत्ता बचाने और आरएसएस की तरफ से, उसके कैंप की तरफ से रुखसती का फरमान दिल्ली पहुंचने की खबर जब आ रही है, तो वही कार्ड यहां भी तो नहीं खेला जा रहा। हम सब ने देखा कि जिस तरह से ये आरक्षण विरोधी लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी लोगों के आंदोलन, उनके आंदोलनकारियों से जैसे पुलिस निपट रही है, जैसे उन्हें जिस तरीके से बाइज्जत पकड़ के ले जा रही है, क्या वैसे ही जंतर मंतर के आंदोलनकारियों के साथ किया गया था? दोनों फुटेज को देखकर कोई आसानी से समझ सकता है कि अभी क्या हो रहा है और उस वक्त क्या हो रहा है। उस वक्त तो पैलेट गन भी चल रही थी, उस वक्त तो लड़कियों के साथ बदसलूकी की फुटेज भी सामने आ रही थी। राहुल गांधी को पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर कराने के लिए खुद संसद मार्ग थाने जाना पड़ा और बड़ी हील हुज्जत के बाद तब जाकर वो एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब जिस तरह से, जिस इज्जत के साथ इस आंदोलनकारियों से, खास करके जो आरक्षण हटाने की मांग करने वाले लोग हैं,
दिल्ली में सत्ता और सिस्टम पेश आता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सबको समझ में आने लगा है कि आखिर ये आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये बिना लगन की शहनाई बजाने की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी है? कौन सी नौबत आ गई थी जब जेनजी एकजुट था? स्वाभाविक है कि जेनजी और जेन अल्फा को तोड़ने की कोशिशें हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा के नाम पर। लेकिन जब ये टूटेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है। जेनजी और जेन अल्फा एकजुट होकर आगे बढ़ेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है। नौजवानों की एकजुटता भी भाजपा को डरा रही है और नौजवानों का बिखरते जाना भी भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इन दोनों में से सिर्फ एक चीज डरा रही है, वो है नौजवानों की एकजुटता। नौजवानों के बिखराव से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि 2029 तक वो किसी तरह अपनी सत्ता की मियाद को उसी तरह पूरा करना चाहते हैं जैसे बाबरी विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव रूटीन वर्क करके 5 साल के अपने कार्यकाल को पूरा करते चले गए, जैसे तैसे पूरा करते चले गए। चाहे कांग्रेस डूब जाए, चाहे कांग्रेस राज्य दर राज्य अपना सूबा गंवाती चली जाए, चाहे कांग्रेस से कोई तिवारी कांग्रेस बन जाए या कोई तमिल मनीला कांग्रेस बन जाए, कोई फर्क नरसिम्हा राव को नहीं पड़ता था। बस उनका पूरा ध्यान अपनी सत्ता को बचाए रखने पर था। वही कोशिश आज की तारीख में नरेंद्र मोदी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि येन केन प्रकारेण 2029 तक की सत्ता उनकी नैया पार लग जाए। अब इसके लिए जो आरक्षण विरोधी तबका सामने आया, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी बचाने वाली जो कहानी आपको मैंने बताई, वो वाकया जो मैंने आपको सुनाया, वो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों सुनाया। दरअसल बीजेपी के अंदर से नरेंद्र मोदी को चुनौती कहां से मिलनी है या कहां से मिल रही है? 3 नेताओं को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक उत्तराधिकारी हो सकता है। एक नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है, दूसरा नाम गृह मंत्री अमित शाह का है और तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब संयोगवश तीनों सामान्य वर्ग से आते हैं, क्रमशः तिलक तराजू और तलवार वाले समुदायों से आते हैं। नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ी जाति का बताते हैं, पिछड़ी जाति के और पिछड़े वर्ग से वो आते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम 1995-96 के बाद वो पिछड़े वर्ग में है। आज की तारीख में जब सवर्ण आंदोलन चल रहा है, तथा कथित सवर्ण आंदोलन जिसे सभी सवर्णों का समर्थन भी नहीं है, यानी आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरे तबके से जो आरक्षण का लाभ पाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी होनी है। उस प्रतिक्रिया और क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में सत्ता किसकी बचनी है, कुर्सी किसकी बचनी है और किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पर तुषारापात होना है, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे बाबरी विध्वंस ने मुसलमान होने के कारण अजहरुद्दीन की कुर्सी बचा ली, उनकी कप्तानी बचा ली, वैसे ही आरक्षण हटाओ आंदोलन या सवर्ण नौजवानों के कुछ लोगों का जो आंदोलन है, वो नरेंद्र मोदी को उत्तराधिकारी की नियुक्ति के मामले में या उत्तराधिकारी की घोषणा के मामले से बचने की तरफ एक सेफ पैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश फिलहाल आरएसएस छोड़ दे, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे और हो सके तो 2029 में भी भाजपा जीते या हारे, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश करें। अब आज की तारीख में इतना तो तय हो गया, खासकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरह से सवर्ण आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आया, उससे इतना तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कोई सामान्य वर्ग का नेता नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि अब यदि मोदी की जगह मोदी का उत्तराधिकारी बनाने की या घोषित करने की कोशिशें जनरल कैटेगरी से आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यूजीसी के एक्ट के समय से माहौल बना है या उसके पहले से बना, या उत्तर प्रदेश को लेकर पीडीए जो अखिलेश यादव का है, या जिस ढंग से संविधान बचाव की बातें हुई, उस हालात में जो परिस्थितियां बनती जा रही है, उन परिस्थितियों में इस सवर्ण आंदोलन तथा कथित सवर्ण आंदोलन ने, तथा कथित आरक्षण हटाओ आंदोलन ने ये तय कर दिया कि अब बीजेपी के भीतर से कोई भी जनरल कैटेगरी का नेता नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकार नहीं ले सकता, यानी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल नरेंद्र मोदी को एक राहत देने का काम इस आंदोलन ने जरूर किया है। जेएनजी आंदोलन तो नहीं टूटा, तोड़ने की मंशा जरूर थी, लेकिन जिस प्रकार से पटना में हुआ या जिस प्रकार से 5 सितंबर की कोशिशें चल रही है, उसमें जेएनजी तो नहीं टूट रहा है, जेन अल्फा नहीं टूट रहा है। वो अपने मुद्दों के आधार पर जाति धर्म संप्रदाय के मुद्दों से एकदम इतर जा करके
एक साथ आ रहे हैं, लड़कियां भी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के पुणे वाले कार्यक्रम में दिख गया था कि कितनी बड़ी संख्या में एक स्पॉन्टेनियस भीड़ ने, लड़कियों की एक बिना किसी मोबिलाइजेशन के बुलाई गई संख्या ने साफ जाहिर कर दिया कि पुणे, जिसे स्टूडेंट्स के मामले में मिनी इंडिया कहते हैं, वहां की बात सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं, बल्कि वहां की बात बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव देहात और छोटे शहरों तक पहुंच रही थी। और जब बात वहां तक पहुंच रही थी, सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा के नाम पर आड़ लेने की कोशिशें हो रही थी कि कम से कम मोदी की कुर्सी इस आधार पर सलामत रखी जाए, जैसे अजहरुद्दीन की कुर्सी सलामत रख ली गई थी कि भाई इस वक्त पिछड़े वर्ग के भीतर बहुत नाराजगी है, मोदी को छेड़ा गया तो दिक्कत हो सकती है। वो कोशिशें जब हो रही है, ठीक इसी वक्त नितिन गडकरी ने नया राग अलाप दिया। नितिन गडकरी ने जो बातें कही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि नितिन गडकरी अब खुद को अलग हटाने की कोशिश करके एक पीढ़ी को अलग हटाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक काम तो जरूर किया था, कोई इस बात को माने या ना माने, पिछड़े वर्ग के भीतर से एक बड़ी लीडरशिप को उभार कर ऊपर लाने का काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि पिछड़े वर्ग के भीतर से एक ऐसी लीडरशिप को उभार कर नरेंद्र मोदी ऊपर ले आए जिसमें नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को संघ कभी सोच भी नहीं सकता। आप किसे देखते हैं बीजेपी में पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा में? पिछड़े वर्ग के नेताओं, ओबीसी नेताओं या दलित नेताओं के तौर पर आप किन्हें देखते हैं? जिन नामों को देखते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं? एक दौर में अटल आडवाणी की पीढ़ी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक ऐसी कतार तैयार की जो कम से कम लगा कि अगली पीढ़ी में कमान संभाल सकती है, पोस्ट मंडल की राजनीति में भाजपा को संभाल सकती है। चाहे वो कल्याण सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, उमा भारती हो या गोपीनाथ मुंडे हो, सुशील कुमार शिंदे हो, इस तरह के नेताओं की, सुशील कुमार मोदी हो, दरअसल शिंदे नहीं, सुशील कुमार मोदी हो, इस तरह के नेताओं की एक पूरी कतार खड़ी की गई थी, प्रतिभाशाली नेताओं की। लेकिन मोदी के दौर में पिछड़े वर्ग के ऐसे नेताओं को खड़ा किया गया जिन्हें गुजरात लॉबी और खासकर नरेंद्र मोदी कैंप बखूबी जानता था कि इनसे कोई चैलेंज नहीं मिल सकता। क्या नायब सैनी नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं? क्या उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं? स्वाभाविक है कि नहीं हो सकते। क्या सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य या मोहन यादव हो सकते हैं? स्वाभाविक है कि नहीं हो सकते। तो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के इकलौते चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बने रहे। शिवराज सिंह चौहान उन्हीं की पीढ़ी के हैं। नितिन गडकरी जब खुद के कार्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनसे उतना काम, रिटायरमेंट मोड में जाने के संकेत दे रहे हैं, तो मोदी के साथ जब विदा होगी तो मोदी की पूरी पीढ़ी होगी, चाहे अगड़े वर्ग के हो चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र मोदी हो, जाएंगे तो सभी एक साथ जाएंगे। 1960 के बाद जन्मे हुए लोगों का जमाना आएगा, और 60 के बाद जन्मे हुए लोगों का जब जमाना भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है, तो जो पोटेंशियल दावेदार दिल्ली में मोदी की कुर्सी के दिखाई दे रहे हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा था। संघ की तरफ से भी यह दबाव है कि उन्हें भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी जाए, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह देने का, संसदीय बोर्ड में जगह देने का सीधा मतलब होता है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी को पुख्ता करना। कोई मुख्यमंत्री यूं ही संसदीय बोर्ड में नहीं आता। जनवरी फरवरी 2013 में यूं ही नरेंद्र मोदी इकलौते मुख्यमंत्री के तौर पर संसदीय बोर्ड में नहीं आए थे। उस वक्त यह तय हो चला था कि नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे, प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड में नहीं है। उसमें यदि देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ संसदीय बोर्ड में आएंगे, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाएंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को पहले से ही देखा जा रहा है। उस स्थिति में इन तीनों का पिछड़े वर्ग से ना होना नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षण हटाओ आंदोलन के सहारे अपने को सेफ जोन में ले जाने के लिए एक आदर्श परिस्थिति मुहैया कराती है, बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह, जैसे बाबरी विध्वंस ने उनके लिए कप्तानी बचाने का काम किया था। तो आज की तारीख में सत्ता अपने सह और मात के खेल को देख रही है, सियासत अपने तरीके से चल रही है, और जेएनजी अपने मुद्दों को लेकर दर दर भटक रहा है। 5 सितंबर को इंडिया गेट के आसपास भी वो प्रदर्शन करेगा, शांतिपूर्ण मार्च करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से मार्च करेगा। परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर सवालिया निशान
अब भी बना हुआ है, शायद 4 सितंबर तक हो सकता है कि सवालिया निशान बना रहे। लेकिन परमिशन के सहारे इस देश में जेनजी कभी आगे नहीं बढ़ता। सोशल मीडिया के जमाने में आंदोलन के लिए इंडिया गेट या जंतर मंतर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इंडिया गेट या जंतर मंतर की जरूरत सत्ता को अपने अट्ठास और अपने ताकत को दिखाने के लिए पड़ती है, पैलेट गन के लिए पड़ती है, बदसलूकियों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनती है। लेकिन आज की तारीख में जो पटना में हो रहा है, जो रांची में हुआ, जेनजी ने दल या गठबंधन के आधार पर कोई भेद नहीं किया। सत्ता जहां झुकने के लिए तैयार हुई, सत्ता जहां रिजल्ट को रद्द करने की परिस्थितियों के लिए तैयार हुई, वहां जेनजी को एक राहत मिलती हुई दिखाई दी। उदाहरण के तौर पर झारखंड का आंदोलन, उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में जो सुगबुगाहट हुई थी वो। लेकिन जहां भी एनडीए या भाजपा की सरकार है, वहां जेनजी मानेगा नहीं, कैबिनेट विस्तार के सहारे ध्यान बटाने की कोशिशें कामयाब होंगी नहीं, और इन सब से आगे चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई बहुत ज्यादा जगह बनेगी नहीं। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में अगर बीजेपी के भीतर मोहन भागवत को, संघ के एक बड़े खेमे को, बीजेपी के एक बड़े खेमे को कॉर्नर करने की कोशिशें हो रही है, तो उन कोशिशों में नरेंद्र मोदी की सत्ता को भले ही कामयाबी मिल जाए, जेनजी के सवालों से पीछा नहीं छूटने वाला। नरेंद्र मोदी की सत्ता भले ही 2029 तक के लिए बच जाए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से दूरी हो सकता है कि 2-3 दशकों के लिए बन जाए, क्योंकि सवाल इतना बड़ा हो चुका है जिसका जवाब तो फिलहाल नरेंद्र मोदी से मांगा जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक इस सवाल के जवाब से जूझने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का अगला नेतृत्व और अगली पीढ़ी भी होगी। देखते जाइए, यह सियासत है, और सियासत को मुद्दा आधारित राजनीति से दूर भागने की जब लत लग जाए, तब मुद्दा आधारित राजनीति पर खींचने का काम किसान और नौजवान ही कर सकते हैं। किसान ने अपनी तरफ से 2022 में कोशिशें की, नतीजा 2024 आते आते दिख गया कि 400 पार का नारा नीतीश नायडू के नानी फैक्टर के सहारे बहुमत के आंकड़े से बीजेपी को दूर कर गया, और उसी नानी फैक्टर के आश्रय सरकार बनानी पड़ी। तो किसान ने इतना काम कर दिया कि अकेले बहुमत का रास्ता बंद कर दिया। अब फाइनल किक लगाने की जिम्मेदारी जब नौजवानों के ऊपर आई, तो नौजवानों को देखकर सत्ता अपनी मियाद को आगे बढ़ाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, और इन्हीं दोनों की रस्साकसी के बीच दिल्ली का खेल बड़ा दिलचस्प हो चला है। अगले 2-3 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण है। जो सत्ता में है उनकी सत्ता जाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नया प्रधानमंत्री 17 सितंबर से 7 अक्टूबर की तारीख के बीच एक झलक देता हुआ नजर आ जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल पूरे करेंगे, और 7 सितंबर को गुजरात से लेकर दिल्ली तक की यात्रा में एक सत्ताधीश के तौर पर 25 साल पूरे करेंगे। तो मोदी के 76 साल और उसमें लगभग 1/3 उम्र सत्ता की, और सत्ता की उस उम्र के इतर आम जनता के लिए उपलब्धियों से भरे उस सत्ता को देखने की कोशिश करें, तो नील बटा सन्नाटा की स्थिति का दिखाई देना, अर्थव्यवस्था का गिरते चले जाना, और देश में नौजवानों के लिए चीन आधारित अर्थव्यवस्था और डिलीवरी बॉय मैकेनिज्म के सहारे सर्विस सेक्टर को घसीटने की कोशिशें एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जमाने में यदि मौजूदा सत्ता करती हुई नजर आए, तो आखिर इसे किस रूप में देश का जेनजी लेता? स्वाभाविक है उसी रूप में लेता जिस रूप में आज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।